हेलो स्टूडेंट। कल बेटा हमारा टॉपिक यहाँ रुक गया था, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के लास्ट तक जो फ्रांस का जो सोसाइटी थी वो किस तरह की सोसाइटी थी। तो बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1774। इस समय जो बर्बन, आपने बिस्किट का नाम सुना होगा, एक बर्बन फैमिली, तो बर्बन का बिस्किट आता है बेटा। तो बर्बन, इससे आप याद रखेंगे सिर्फ बर्बन फैमिली का ही क्या था वहाँ पे उस समय जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था, बर्बन फैमिली का। उसी की फैमिली से एक किंग हुए थे जिनका नाम लुइस 16 था और उनकी एज 20 ईयर्स थी। 20 ईयर्स की एज में बर्बन फैमिली का लुइस 16 जो था फ्रांस के थ्रोन पर बैठा था। फ्रांस के थ्रोन पर 20 ईयर्स में वो बैठा था। और उसका जो विवाह, उसकी जो मैरिज हुई थी बेटा, मैरिज ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। एक ऑस्ट्रिया एक छोटा सा बराबर में उनके स्टेट था, उससे वहाँ की एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट से उनका जो मैरिज हुई थी। और जैसे ही वो राज सिंहासन पर यानी कि अपने थ्रोन पर बैठे थे, उस समय उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो ट्रेजरी था वो बिल्कुल वैकेंट था, बिल्कुल एम्प्टी था। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि कंटिन्यू क्या कर रहे थे, उनकी जो फैमिली के बाकी और मेंबर्स थे उनसे पहले, वो लड़ाई, उन्होंने वार बहुत लड़ी, आपस में फाइटिंग की, आपस में एक किंग से दूसरे किंग उन्होंने इस तरह की फाइटिंग की। क्योंकि उनको क्या करना था, अपना एरिया जो था वो एक्सटेंड करना था। एरिया एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने आपस में फाइटिंग की, क्योंकि उस समय एरिया एक्सटेंड करने का ओनली वन मीन्स था फाइटिंग। फाइटिंग में एक जो किंग था वो दूसरे किंग को हरा देता था और उसका एरिया कैप्चर कर लिया जाता था। और इनके सबसे ज़्यादा और एक सबसे मोस्टली कारण जो था, इनका एक पैलेस था जिसका नाम था वर्सलेस। वर्सलेस का एक पैलेस था जिसका मेंटेनेंस चार्ज इतना था कि उसको मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए, उसकी शान शौकत यानी कि उसका मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए या एक्स्ट्रा वैकेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पैसा फिजूल खर्च में चला जाता था। बहुत ज़्यादा पैसा उसका एक्स्ट्रा खर्च हो जाता था सिर्फ उसके मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए। लुइस 16 के शासनकाल में सबसे ज़्यादा समस्या इनको क्या आई कि इसी के टाइम पीरियड में जो अमेरिका की 13 कॉलोनियाज थी, अमेरिका की 13 कॉलोनियाज थी जिनके उनके कंबाइनिंग एनिमी थे ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, जो अमेरिका का भी एनिमी था और फ्रांस का भी कंबाइनिंग एनिमी था। तो उन अमेरिका की 13 कॉलोनियों पे ग्रेट ब्रिटेन का जो था वो उसके कंट्रोल में आ रही थी। लुइस 16 ने उनके सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उनको उन 13 कॉलोनियाँ रिकवर कराने के लिए अमेरिका को उनके साथ वॉर में पार्टिसिपेट किया विदाउट एनी चार्जेस। यानी कि उनका चार्जेस भी उसको खुद ही वहन करना था और उसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका की उन 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से मुक्त कराना चाहता था। और इसके साथ उसमें क्या हुआ, क्योंकि उसको ये लगा कि दुश्मन दोस्त होता है, तो ये उसको उसके दिमाग में थी और इसलिए उसने जो अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका की उन 13 कॉलोनियों का जो है सहायता की, ताकि वो 13 कॉलोनियाँ वहाँ से फ्री हो जाए। और इसी वॉर के चलते हुए जो फ्रांस पर 10 लिब्रे बेटा वहाँ की एक करेंसी थी जो कि आज के टाइम में तो नहीं है। लिब्रे पहले अगर हम देखें तो लिब्रे जो थी फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। 1794 में उसको समाप्त कर दिया था, यानी कि 1794 से पहले जो फ्रांस की करेंसी थी वो लिब्रे थी। तो 10 लिब्रे 10 अरब लिब्रे से भी उनके ऊपर अधिक क्रेडिट हो चुका था, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका था। जबकि उससे पहले भी उस पर 2 लिब्रे यानी कि 10 लिब्रे का पहले हो चुका और उससे पहले 2 लिब्रे यानी कि टोटल 12 लिब्रे का उनके पास कर्ज हो चुका था। और वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर हो चुका था कि जो डोनर थे जिन्होंने ये पैसा फ्रांस को दिया था, तो वो लोग उनसे 10% इंटरेस्ट की मांग करने लगे। उन्होंने डिमांड की कि हम अपनी मनी जो है वो 10% इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ बेटा कि उनका जो बजट होता था, जो एनुअल बजट हुआ करता था, उसमें बहुत सारा मनी जो था वो इंटरेस्ट के रूप में जो उन मनी लैंडर्स लोगों को फ्रांस के द्वारा दे दिया जाता था। इससे क्या हुआ कि उनका जो हिस्सा जो था वो उसका जो इनका मार्च एनुअल बजट हुआ करता था उसका बहुत सारा हिस्सा दिनों दिन क्या कर रहे थे, कर्ज चुकाने में दे रहे थे।
अपने नियमित खर्चों, जैसे कि उनके कंटिन्यू के खर्च थे, जैसे अब सेना के रख रखाव, राज दरबार के, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और सरकार के, इन सब के मेंटेनेंस, इन सब के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो मजबूर हो गए, वो बहुत ज़्यादा मजबूर होते चले गए। किस लिए कि वो क्या करेंगे, अब टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से ही उनको मनी मिल पाती थी। और उन्होंने यहाँ पे निश्चय किया कि अब उनको टैक्स बढ़ाना होगा, अगर उनको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना होगा तो उनको टैक्स यहाँ पे बढ़ाना होगा। लेकिन 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी समाज, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, अभी मैंने बताया था आपको कि 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो थ्री स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो आते थे वो क्लर्जी टाइप के पीपल आते थे, और सेकंड स्टेट में जो आते थे वो नोबिलिटी टाइप पीपल आते थे, और थर्ड स्टेट में जो आते थे वो कॉमन पीपल आते थे, मीडियम फैमिली के जो वर्कर्स थे, मीडियम फैमिली के जो पर्सन्स थे वो थर्ड स्टेट में आया करते थे। और वर्गों के इसी फ्रांसीसी जो फ्रांस थे वहाँ पे सामंती व्यवस्था वहाँ पे स्टार्ट थी, और फ्रांसीसी जो सोसाइटी थी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसकी जो डिस्क्रिमिनेट था, क्योंकि उनकी जो लैंड थी वो ज़्यादातर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ही थी। यानी कि जो उनकी लैंड थी, लैंड का अगर हम ये देखें तो 90% जो वहाँ पे क्या थे, पीजेंट थे, और जो 60% जो लैंड थी वो सिर्फ इन लोगों के पास थी, और 90% जो पीजेंट थे वो थर्ड स्टेट के पीपल जो थे वो 90% जो थे पीजेंट का वर्क करते थे, पीजेंट्री करते थे। जबकि टोटल लैंड का 60% जो लैंड थी वो इन पर कुलीन वर्ग, यानी कि जो नोबिलिटी होते हैं कुलीन वर्ग, और क्लर्जी जो चर्च के पादरी, बिशप, पोप वगैरह होते हैं, उन लोगों के, इन दोनों के कंबाइनिंग इन दोनों के ऊपर जो थी वो 60% टोटल लैंड थी। जबकि 90% जो थे हमारे क्या थे, पीजेंट थे, जो कि थर्ड स्टेट से आते थे। और इनके साथ इस क्लर्जी यानी कि जो पादरी वर्ग थे, इन लोगों को जन्म बर्थ के साथ ही एक बहुत अच्छा इनको राइट मिलता था, जो कि बाकी और को नहीं मिलता था। बर्थ के साथ इनको क्या राइट मिलता था कि इनको कुछ विशेषाधिकार मिलते थे। आई थिंक विशेषाधिकार जैसे कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, सबसे ज़्यादा क्या था, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था किसी भी कार्य के लिए। और सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करना पड़ता था वो थर्ड स्टेट के पीपल को यहाँ पे टैक्स पे करना था। तो इनकम थर्ड स्टेट की सबसे कम, इनकम सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल्स की सबसे ज़्यादा इनकम होती थी। लेकिन फर्स्ट स्टेट के पीपल टैक्स पे नहीं करते थे, और सेकंड स्टेट के पीपल भी टैक्स पे नहीं करते थे। ओनली 3 स्टेट के पीपल ही टैक्स पे करते थे। यानी कि इनकम थर्ड स्टेट की सबसे कम, लेकिन टैक्स पे करने में थर्ड स्टेट जो था सबसे आगे था। तो इसलिए टैक्स पे करने का वर्ग जो था वो थर्ड स्टेट का था। क्योंकि ये क्लर्जी तो है विशेषाधिकार में थे, इसलिए इनको टैक्स में पूर्ण रूप से छूट थी। लेकिन चर्च के किसान, अगर हम उस समय देखें तो उन पर कुछ अलग था, जैसे कि किसानों पर जो पीजेंट हुआ करते थे उन पर कुछ टैक्स लगाए जाते थे, जिनको ताइद कहते हैं। ताइद विधा एक जो कर्ज होता है जिसको हम बोलते हैं चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाले हैं, कि जो ये क्लर्जी हुआ करते थे, और ये क्लर्जी जो टैक्स लिया करते थे, एक ये धार्मिक रिलीजियस टैक्स हुआ करता था, धार्मिक कर हुआ करता था, जिसको कि चर्च लिया करता था। और ये टोटल जो एग्रीकल्चर था उसके 10 यानी कि 1/10 10वें हिस्से के बराबर ये हुआ करता था, ओनली 10। देखिए लिखा होगा, ए टैक्स लिवाई बाय द चर्च कंप्राइज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जितना भी एग्रीकल्चर हुआ करता था, एग्रीकल्चर का 1/10 ये टैक्स के रूप में पे किया करते थे। कौन सा टैक्स था वो? ताइद। इसके साथ एक और टैक्स इनको डायरेक्टली चुकाना पड़ता था, एक और टैक्स इनको डायरेक्टली पे करना पड़ता था, जिसको हम टाइल बोलते हैं। टाइल भी एक तरह का टैक्स था। तो वो टाइल कैसा था, वो डायरेक्टली किसको पे किया जाता था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। और ये डायरेक्टली स्टेट को, यानी कि सीधे राज्य को, जो भी उसमें किंग था उसको डायरेक्टली पे किया जाता था। और इसमें कुछ इनडायरेक्टली टैक्सेस इन पे लगते थे, जो डेली यूजेस की थिंग्स हुआ करती थी, लाइक जैसे सॉल्ट, तंबाकू, और जो डेली डोमेस्टिक थिंग्स यूज़ करने वाली थी उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स ये लोग लगाया करते थे। और जब इतना ज़्यादा जो डेली यूजेस की थिंग्स थी उन पे जब टैक्स लगाया करते थे, तो यहाँ के जो थर्ड स्टेट के पीपल थे उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा लो होता चला गया। अब बेटा ये अगर हम इसको और थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो 1774 में लुई 16 नाम का बर्बन फैमिली का एक जो किंग था, जो मोनार्की सिस्टम पे आगे चलता रहा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसकी शादी 20 साल की उम्र में मैरी एंटोन
जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी उसके साथ हो गई। जब वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो उसको वहाँ की ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी मिली, क्योंकि इससे पहले वो क्या थे, वॉर में अपना बहुत पैसा खर्च कर चुके थे, क्योंकि अमेरिका की जो 13 कॉलोनियाज थी उन पर ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार था। फ्रांस को ऐसा लगा कि ग्रेट ब्रिटेन से अगर हम अमेरिका की 13 कॉलोनियों को आज़ाद करा देंगे तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा और हम जीत जाएंगे। बट इस फाइट के चक्कर में, इस वॉर के चक्कर में इन लोगों ने अपने ऊपर 10 लिब्रे, जो लिब्रे उस समय 1794 से पहले फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, तो 10 लिब्रे का इनके ऊपर क्या हो चुका, उस समय कर्ज हो चुका। और इससे पहले इनके ऊपर 2 लिब्रे का कर्ज और था। लेकिन जिन मनी लेंडर से, क्योंकि इतना पैसा इनके पास था नहीं, तो जिन मनी लेंडर से इन लोगों ने ये पैसा लिया उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ इनको पे करना पड़ता था। और इंटरेस्ट रेट जो मनी लेंडर ने लगाई वो 10% लगाई। और 10% इतना, जब इनके पास इतना मनी नहीं था तो इनका जो एनुअल बजट हुआ करता था, जो गवर्नमेंट का एनुअल बजट होता है कि पूरे ईयर में इतना पैसा हम खर्च करेंगे, तो उस एनुअल बजट का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा ये उस कर्ज को चुकाने में चला जाता था, जिसके कारण इनके जो वर्सलाइज का जो पैलेस था इनका, और जो डोमेस्टिक थिंग्स थी, जो डेली यूज़ की डोमेस्टिक थिंग थी, उन पे इनको टैक्स बढ़ाना पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल लैंड का 60% लैंड जो था वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी के पास था, जबकि 90% पीपल जो थे वो पीजेंट थे। वो कौन से स्टेट से आते थे, वो थर्ड स्टेट से आते थे। और क्लर्जी को जन्म बर्थ के साथ ही नो टैक्स पे का राइट था, और नोबिलिटी को भी नो टैक्स पे का राइट था, जबकि थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट की इनकम ज़्यादा थी, सेकंड स्टेट को भी बहुत ज़्यादा इनकम थी, लेकिन थर्ड स्टेट को इनकम नहीं थी। इनकम ना होने की वजह से भी सबसे ज़्यादा टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट पे करता था। ओके स्टूडेंट, जब ये सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने लगे तो उसके बाद इनकी जो डोमेस्टिक थिंग्स थी वो उन पे, जब इन्होंने इस खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए, तो कुछ टैक्स ऐसे थे कि जो रिलीजियस टैक्स हुआ करते थे वो डायरेक्टली किसको दिया जाते थे, क्लर्जी को दिया जाते थे। और एक ताइल नाम का एक टैक्स हुआ करता था जो कि डायरेक्टली किसको पे किया जाता था, टू द स्टेट, जो डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था। और एक इनके अलावा कुछ और चीज़ों पर भी वो डेली टैक्सेस लिया करते थे, यानी कि इन टैक्स के माध्यम से ही लुई 16 जो था वो मनी को क्या करता था, रिसीव करता था, और इसी से वो अपना जो था, जो डेली खर्चेस होते थे, जो डेली के खर्च होते थे, वो इनसे इनकी पूर्ति करता था। लेकिन यहाँ के जो पीपल्स थे वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड नाउ कल हमारा जो टॉपिक रहेगा फर्स्ट 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष, ये हमारा टॉपिक कल यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू।